हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया बढ़िया होगा। तो पिछले लेक्चर में हमने मैक्सवेल के पास्टुलेट्स को स्टडी किया था। मैक्सवेल के पास्टुलेट्स क्या थे? मैक्सवेल ने कहा था कि आपकी जो टाइम वेरिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसी के कॉन्सेप्ट को मानते हुए मैक्सवेल ने पुराने जो इक्वेशंस थे उनको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया और मॉडिफाइड करके अपने जो नए 4 इक्वेशंस दिए थे। पहला इक्वेशन उनका क्या था भैया कि डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो। दूसरा, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तीसरा, मैक्सवेल का इक्वेशन क्या था? कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपान डेल टी। और चौथा आपका जो था कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल टी अपान डेल टी। ठीक है, ये आपके जनरलाइज मैक्सवेल इक्वेशंस हैं जिनको मैक्सवेल ने दिया था। किसके लिए? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो टाइम वेरिंग फील्ड होती है उसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, इन 4 इक्वेशन से आप पढ़ते हैं। अब चारों के अगर बात किया जाए चारों के, तो आप जानते हैं ये गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक से पाया जाता है, ये गॉस लाइन मैग्नेटिज्म से पाया जाता है, जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तीसरा आपका क्या है? कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि चेंजिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस्ड करेगी। ठीक है, इसका जो चौथा इक्वेशन है इसको तो आप भली बात परिचित ही हैं कि यहाँ पर क्या है कि आपकी जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशंस थे मैक्सवेल साहब ने जो दिए थे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को पढ़ने के लिए। ठीक है, अब डिफरेंट मीडियम के लिए मैक्सवेल इक्वेशंस डिफरेंट होते हैं, तब उनकी बात करते हैं। फॉर फ्री स्पेस पहले डिस्कस करते हैं किसके लिए? फ्री स्पेस। ठीक है, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस के लिए अगर आपको याद हो, फ्री स्पेस कैसे स्पेस को कहते हैं? जहां पर करंट चार्ज डेंसिटी आपकी 0 हो और करंट डेंसिटी आपकी 0 हो। ठीक है, और आपका तब डी क्या लिखा जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, और वी आपका क्या लिखा जाएगा भैया? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द एच। ठीक है, तो इस कंडीशन पे मैक्सवेल इक्वेशंस क्या लिखे जाएंगे? मैक्सवेल का जो पहला इक्वेशन होगा वो आपका क्या लिखा जाएगा भैया? डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी को आप क्या लिख सकते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ ई, या इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तीसरा इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? कर्ल ऑफ ई, ये बराबर किसके हो जाएगा? माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। चौथा इक्वेशन जब आपका था कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे 0 हो गया तो डेल डी अपॉन डेल टी। ठीक है, या यहीं पर अगर आप ई लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे क्या? एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, या म्यू नॉट क्या है आपकी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, क्या है? म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, और म्यू नॉट आपका क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर आपका फ्री स्पेस की बात करोगे आप, तो फॉर फ्री स्पेस के लिए आपके मैक्सवेल के ये 4 इक्वेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे क्योंकि जब हम बिहेवियर पढ़ेंगे आपकी ईएम वेव का, ठीक है, ईएम वेव का बिहेवियर जब पढ़ा जाएगा फ्री स्पेस में या आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम में या कंडक्टिंग मीडियम में, तो इनका बड़ा इस्तेमाल होगा।
ठीक है, आपको याद रहेगा तो डायरेक्टली हम ये वैल्यू रख के निकल लेते हैं। ठीक है, अगर फॉर आइसोट्रॉपिक मीडियम की बात करें, फॉर लीनियर आइसोट्रॉपिक मीडियम, फॉर लीनियर आइसोट्रॉपिक मीडियम, अगर आपका मीडियम कैसा है भैया, लीनियर है, आइसोट्रॉपिक मीडियम है, तो लीनियर आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए आपका जो डी डिफाइन होगा, आपका डिफाइन होगा एप्सिलॉन ई, एंड आपका जो बी डिफाइन होगा म्यू इंटू एच होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लीनियर आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए अगर आप बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, पहला डाइवर्जेंस ऑफ ई, ये बराबर किसके हो जाएगा, रो अपान एप्सिलॉन के। दूसरा डाइवर्जेंस ऑफ बी 0। तीसरा कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपान डेल टी, और आपका चौथा आपका हो जाएगा कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस एप्सिलॉन डेल बी अपान डेल टी। ठीक है, ये आपका फॉर लीनियर आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन और म्यू ये तो परिचित ही है। एप्सिलॉन क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ द आइसोट्रॉपिक मीडियम, एंड म्यू आपका क्या होगा, परमिबिलिटी ऑफ द आइसोट्रॉपिक मीडियम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब अगर आपका मीडियम ऐसा हो कि जहाँ पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड हो या आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो वो हार्मोनिकली टाइम के साथ वेरी करे, तो हम कहेंगे फॉर हार्मोनिकली वेरिंग फील्ड। ठीक है, हार्मोनिक वेरिंग फील्ड अगर आपको होगी तो हार्मोनिक वेरिंग फील्ड ध्यान रखेंगे कि ऐसी फील्ड जहां पर आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो टाइम के साथ हार्मोनिकली आपका क्या हो जाए, वेरी करे। तो वहां पर डी आपका क्या लिखा जाएगा, डी नॉट ई की पावर आई ओमेगा टी, और बी आपका क्या हो जाएगा, बी नॉट ई की पावर आई ओमेगा टी। ठीक है, वेयर डी नॉट एंड बी नॉट इज द नहीं आर द peak value of D and so पीक वैल्यू है। तो अब जो आपकी चाहिए डेल डी अपॉन डेल टी अगर आप निकालें तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी नॉट ओमेगा, डी नॉट आई ओमेगा हो जाएगा, डी नॉट आई ओमेगा ई की पावर आई ओमेगा टी। ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, आई ओमेगा डी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही डेल बी अपॉन डेल टी अगर हम निकाल लें तो डेल बी अपॉन डेल टी क्या लिखा जा सकता है, आई ओमेगा बी, आई ओमेगा बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके मैक्सवेल इक्वेशंस क्या हो जाएंगे फिर, सो मैक्सवेल इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, सो मैक्सवेल इक्वेशंस क्या हो जाएंगे भैया, आप रखें तो आपका हो जाएगा पहला तो ऐसे ही रहेगा, डायवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, दूसरे में भी कोई चेंज नहीं, डायवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, बदलेगा कौन, तीसरा और चौथा बदल दीजिए। तीसरा आपका क्या है, कर्ल ऑफ बी सॉरी कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डेल बी अपॉन डेल टी के स्थान पे क्या रखेंगे, आई ओमेगा बी, तो ये क्या हो जाएगा
नेबला कर्ल ऑफ ई प्लस आई ओमेगा बी इक्वल टू 0, ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस आई ओमेगा डी, और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ई कर्ल ऑफ एच इज माइनस आई ओमेगा डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए अब सॉरी लीनियर हार्मोनिक फ्लूइड के लिए आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम प्रूव करेंगे। पहला तो हम प्रूव करेंगे कि क्या मैक्सवेल इक्वेशंस जो आपके हैं वो यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशंस, अब जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तब दो इक्वेशन आपने कहा कि जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया था ना आपसे कि जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है ये दोनों टाइम वेरिंग फील्ड होगी चाहे स्टैटिक फील्ड होगी, दोनों के लिए वेरीफाइड होंगे। फिर 3 और 4 को आपको मॉडिफाइड करने की जरूरत थी, तो पहले हम ये भी तो चेक कर लें कि क्या ये वैलिड है कि नहीं, तो इसकी वैलिडेशन आपसे। देखिए आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रूफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको रिजल्ट याद रखने हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप श्योर तो रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं तो पता लगा आप हमारी बात को मान लें और बाद में आपके मन में ये भाव रहे कि साहब बताए हैं तो सही होगा, या आधी अधूरी स्थिति में ना रहें, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्स में जब आप बैठे तो कॉन्सेप्चुअली आप बहुत क्लियर हो, तभी हो सकता है, नहीं तो भैया एग्जाम राउंड से, ठीक है। देखिए आइए प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम है कि शो दैट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी is contained in मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशंस आपका क्या है भैया, कंटेंट है, ठीक। आइए इसको प्रूव करते हैं पहले। अब मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन याद है, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, ठीक है। टेकिंग डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में डाइवर्जेंस ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। अभी आपने बताया किसी वेक्टर का कर्ल है उसका डाइवर्जेंस ले लेंगे तो 0 हो जाएगा। ये डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डाइवर्जेंस ऑफ डेल डी अपॉन डेल टी हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से आप करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस, क्योंकि हमने बताया था कि डेल डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, स्पेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो स्पेस और टाइम दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लिखा जाएगा डेल अपॉन डेल टी डाइवर्जेंस ऑफ टी इक्वल टू 0, और ये क्या है मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, यही तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है आपका, यही तो आप कहते थे कि ठीक है, हेंस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज कंटेन्ड इन द मैक्सवेल इक्वेशन। अगर ये आपको क्वेश्चन आता है कि मैक्सवेल इक्वेशंस में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंटेन्ड है तो यस, ठीक है। ये सब एक ही नंबर में छोटे छोटे नंबर्स में आएंगे, ठीक है। अब एक और देख लीजिए कि जो आपने लिखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वैलिड होंगे, तो अगर हम उनको मैक्सवेल के इक्वेशन से जो तीसरे और चौथे जो
अपने चेंज किए हैं, अगर उनसे पा जाएंगे तो हम मान लेंगे कि हाँ हमारे इक्वेशन नंबर 1 और 2 वैलिड है। तो आइए पहले देखते हैं। तीसरा इक्वेशन आपका क्या था, ये कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू क्या था, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, ये था। डाइवर्जेंस ले लीजिए, टेक डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड। डाइवर्जेंस लीजिए तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ई इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, किसी वेक्टर का कर्ल है, डाइवर्जेंस है 0, माइनस स्पेस और टाइम आपस में इंटरचेंजेबल हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, डेल टी डाइवर्जेंस ऑफ बी। ठीक है, अब डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया। डाइवर्जेंस ऑफ बी के कांस्टेंट आने का मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आप जानते हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। जब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, आप यहां बताइए, एज मोनोपोल डू नॉट exist in nature, so डाइवर्जेंस ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि आपने क्या कहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ आपका मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये आप जानते हैं। जब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डाइवर्जेंस ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब अगले से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका वैलिड है। ठीक है, आपने फैराडे लॉ से इस्तेमाल किया और आप गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक तक आ गए, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म तक। मतलब इक्वेशन नंबर 2 को आप फाइंड करके, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 आपका वैलिड है टाइम वैरिंग फील्ड के लिए। आइए दूसरे चेक करते हैं क्या पहला वैलिड है। तो पहले के लिए मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ आपका क्या है, कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J प्लस डेल बी अपॉन डेल टी। इसका डाइवर्जेंस ले लिए, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। ठीक है, इसका वेक्टर करेंगे तो 0। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, ये बराबर क्या लिखा जाएगा, 0। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डाइवर्जेंस ऑफ डेल डी अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। तो इसी को लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डेल टी अपॉन डेल टी, और ये आपका डाइवर्जेंस ऑफ D इज इक्वल टू 0। इसको आप पहचानते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ J इज इक्वल टू माइनस डेल टी डाइवर्जेंस ऑफ D, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी आपने बताया है, क्या निकाला है, आपने कहा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके मैक्सवेल इक्वेशंस में कंटेन्ड है, तो उसका कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ J इज इक्वल टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर मान लो कुछ 1 मान देते हैं और इसको 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आ गया माइनस डेल रो अपॉन डेल टी
इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल टी डाइवर्जेंस ऑफ डी। तो डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू आपका ये हो गया, ठीक है। तो अब जो आप हमने बात तो हवा में उस समय कही थी कि हमने क्या उसमें हवा में थी कि मैक्सवेल के जो आपके इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, आपने कहा था ना बिफोर, जब मैक्सवेल की आप बात किया था आपने कहा था कि वो दोनों वैलिड हो गए। तो आपने देख ही लिया दोनों ही मैक्सवेल इक्वेशंस आपके जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है ये आप 3 और 4 से निकाल सकते हो, इसका मतलब वो भी आपके वैलिड है, ठीक। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है इसके बाद हम पढ़ते हैं पॉइंटिंग थ्योरम, या उसी को हम क्या कहते हैं भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है। इसका स्टेटमेंट सीधा लिख रहे हैं हम, इसको आपको प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट इसका क्या है, ठीक है। पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए सीधा सीधा यही आप रखिएगा, क्या है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी with a certain volume plus time rate of change या rate of energy flowing out through the boundary surface is equal to the power transferred into the electromagnetic field। देखिए ये स्टेटमेंट है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये आपको इंटरव्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, ठीक है। अब इसकी जो प्रॉब्लम्स हम करेंगे तो इसको वहाँ पे ये हो जाएगा, लेकिन अभी आप जानते रहे इसका स्टेटमेंट क्या है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विथ अ सर्टेन वॉल्यूम प्लस टाइम रेट ऑफ एनर्जी flowing out through the boundary surface is equal to the power transfer into the electromagnetic field। ये किसके बराबर होगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो पावर ट्रांसफर होता है उसी के बराबर होता है। इसी को पॉइंटिंग थ्योरम्स कहते हैं। बहुत आर्टिकल लंबी है, प्रूफ कराने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन आप इतना जानते रहे कि स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पक्का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये वाइवा के लिए पूछा जाएगा। सॉरी, वाइवा मतलब इंटरव्यू आप कहीं देने जाओगे
तो ये पूछा जाता है। ये सब ध्यान रखें, जो टाइम वेरिंग फील्ड वाला चैप्टर है ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत अहम रोल अदा करता है। कि जैसे पॉइंटिंग वेक्टर हो गया, पॉइंटिंग थ्योरम हो गया, मुझसे पूछा गया था। तो आप कहेंगे साहब आपसे, हाँ हम 2-3 जगह इंटरव्यू दिए हैं तो हमसे पूछा गया था कि डिफाइन अ पॉइंटिंग थ्योरम। अब मुझे तो उस समय लगा कितना बड़ा सा है, कहाँ से बताऊँ इनको। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। स्टेटमेंट है क्या, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद अ सर्टेन वॉल्यूम प्लस टाइम रेट ऑफ एनर्जी फ्लो आउट थ्रू द बाउंड्री सरफेस इज इक्वल टू द किसके, पावर ट्रांसफर इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसके बाद पूछा जाएगा कि पॉइंटिंग वेक्टर्स डिफाइन करिए। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? ये ऐसे है ना कि आपसे पूछे भी जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो S इज इक्वल टू E क्रॉस H, जो क्वांटिटी होती है उसी को आप क्या कहते हो, पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। यस आपका जो होता है इसी को हम पॉइंटिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए इस पर नजर करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर पर। ओके, न्यूमेरिकल देखिए, प्रॉब्लम देखिए कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, ऑफ pointing vector at the surface of the sun। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन दैट पावर radiated by the sun कितना है, 3.8 into 10 की पावर 36 वाट। पावर कितना रेडिएट हो रहा है, 3.8 into 10 की पावर 36 वाट। ठीक है, और एंड द रेडियस ऑफ द सन क्या दिया है, सन क्या दिया है भैया, 7 into 10 की पावर 8 मीटर। आपसे क्या कह रहे हैं, पॉइंटिंग वेक्टर आप बता दो। ठीक है, डेफिनेशन से भी आपने क्या बताया कि जो एनर्जी का रेट होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, पावर रेडिएटेड के बराबर होगा। तो अब पढ़ा है आपने कि क्या पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई द डेफिनेशन S इंटू एरिया ऑप्शन, सरफेस एरिया ऑप्शन, सरफेस एरिया। अब सन को आप स्फीयर का शेप मानते हो तो पावर आपको कितना दिया है, 3.8 इंटू 10 की पावर 26। ठीक है, यस एरिया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यस आपका क्या हो जाएगा, 3.8 10 की पावर 26 अपान 4, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना दिया है, 7 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो यस आपका कितना आ जाएगा भैया, 6.175 इंटू 10 की पावर 7 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ठीक।
अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला आपका क्या है, कह रहा है इफ द एवरेज डिस्टेंस between the sun and earth is 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर। Through that the average solar energy incident on earth is कितना दिया है 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, फाइंड पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस आपकी कितनी कह रहे हैं 1.5 10 की पावर 11 मीटर। तो वो आर आपका दे दिए, अभी आपने निकाला था P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S इंटू सरफेस एरिया। ठीक है, P गिवन है आपको। ठीक है, ऊपर वाले में आपने निकाला है 3.8 इंटू 10 की पावर 26, तो ये गिवन होगा। अभी हमने इसलिए नहीं गिवन किया क्योंकि हम अभी इस प्रॉब्लम किए हैं, इसीलिए S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपान 4 बाई आर स्क्वायर। तो P की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी 3.8 इंटू 10 की पावर 26, और ये आपका कितना 4 इंटू 3.14 इंटू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 11 पर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो वाट में है, अगर इसी को किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसी को आप क्या करेंगे 60 जूल में आपको दिया है, तो आप क्या करेंगे 4.2 इंटू 10 की पावर 4। ये आपका जो सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर हो जाएगा। ठीक है भैया, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके आगे बात करते हैं आपसे, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आएंगे आप पूछ पता कर लेंगे, मतलब सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद ये आर्टिकल हम पढ़ते हैं क्या है कि प्लेन वेव इक्वेशन ऑफ द EM वेव। Equation of EM wave, in free space।
फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस में आपकी ईएम वेव का इक्वेशन क्या हो जाए, ये बात करते हैं। फॉर फ्री स्पेस के लिए, और फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस के लिए मैक्सवेल इक्वेशन सभी आपने निकाला है। डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू 0, और कर्ल ऑफ E इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ E आपका आ जाएगा माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और कर्ल ऑफ B इक्वल टू म्यू नॉट कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डेल E अपॉन डेल टी। ये आपके मैक्सवेल इक्वेशंस थे फ्री स्पेस में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 3 वी गेट करिए, तो कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ, ठीक है, कर्ल ऑफ माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, कर्ल ऑफ E किसके बराबर हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ E माइनस नेबुला स्क्वायर E इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल टी कर्ल ऑफ P। ठीक है, डाइवर्जेंस कर ले आपका 0 हो गया, तो माइनस नेबुला स्क्वायर E इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस डेल टी। B आपका कर्ल ऑफ B क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द H के होगा, तो माइनस नेबुला स्क्वायर E इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल अपॉन डेल टी, और आपका कर्ल ऑफ H की वैल्यू आप जानते हैं, ये आपका हो जाएगा कर्ल ऑफ H। ठीक है, थोड़ा सा ये आपका जो आएगा, इससे कट हो जाइएगा, ये आएगा ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ E आएगा। ठीक है, अब डाइवर्जेंस ऑफ E आपका 0 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक, 0 माइनस, तो अब यहाँ से आप निकालेंगे नेबुला स्क्वायर E इज इक्वल टू, कर्ल ऑफ H की वैल्यू रख दीजिए उठा के, कि आपका हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू H अपॉन डेल टी। ठीक है, इसको इधर ले आइए, नेबुला स्क्वायर E माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू E अपॉन डेल टी टी टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सिमिलरली
अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का कर ले लें तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा नेबुला स्क्वायर एच माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del 2h अपॉन del T2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 और ये जो इक्वेशन नंबर 6 है, इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं भैया, प्लेन वेव इक्वेशन ऑफ द EM वेव इन द प्लेन वेव इक्वेशन ऑफ द EM वेव इन द फ्री स्पेस। ठीक है, अब यहां से पूछा जाता है कि EM वेव की वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है, अब अगर आपको याद हो प्लेन वेव इक्वेशन, अगर आपको प्लेन वेव याद हो तो देखो उसका इक्वेशन आप क्या लिखते हैं, नेबुला स्क्वायर साइन माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर del 2 साई अपॉन del 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी प्लेन वेव इक्वेशन होता था। जबकि प्लेन वेव होती थी वो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो होती थी उसका इक्वेशन है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन ये है। और ये जो इक्वेशन आप पाए हैं ये उसी के सिमिलर ही तो है। तो आपका जो 1 अपॉन वी स्क्वायर जो आएगा वो किसके बराबर आता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो v आपका जो आता है वो कितना आएगा, v आपका जो आता है ये c के बराबर आएगा, मतलब 3 × 10⁸। तो जब आपकी EM वेव फ्री स्पेस में चलती है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करें अगर इसके नेचर की, नेचर भी आपसे पूछा जाता है कि नेचर ऑफ द EM वेव इन फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस में तो याद रखिएगा ट्रांसवर्स होता है। कैसा नेचर होगा, ट्रांसवर्स नेचर होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर का होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों परपेंडिकुलर होते हैं EM वेव के केस में, यही तो आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे EM वेव जब आपकी फ्री स्पेस में चलेगी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेंगी और उनका नेचर कैसा होगा, ट्रांसवर्सल नेचर की होगी। ठीक है, तो आज यही तक करते हैं। इसके बाद हम जब आपसे मिलेंगे तो आपसे हम बात करेंगे EM वेव के इक्वेशन की, प्लेन वेव इक्वेशन आपका इन कंडक्टिंग मीडियम, इन आइसोट्रोपिक मीडियम। ठीक है, थैंक यू।